हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्मिक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज ये हमारे बायो की थर्ड क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अभी तक जो हमने बेसिक सेल का स्ट्रक्चर देखा है उसमें ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन दो के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं अब साइटोप्लाज्म की। देखो, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो साइटोप्लाज्म हमारा कहाँ पे है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो साइटोप्लाज्म क्या है? ए फ्लूइड between cell membrane and न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ भी बोलो आप, एनवेलप। ठीक है, अब पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो देखो, जो साइटोप्लाज्म है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं। तो जो इसका लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसका एक पार्ट होता है साइटोसोल। साइटोसोल कुछ नहीं है, बेसिकली इसका लिक्विड पार्ट है। 75% के अराउंड साइटोप्लाज्म में लिक्विड ही होता है। ठीक है, साइटोसोल क्या है? हमारा लिक्विड पार्ट है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? सेल ऑर्गेनल। क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। फर्दर एक अलग वीडियो में हम पूरा सेल ऑर्गेनल के पार्ट्स और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल सा समझ लीजिए कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लिवर है, ठीक है, तो ऐसे ही सेल के अंदर भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ बोलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसके साथ ही एक वर्ड बताया था, पुरकिंजे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टार डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाओ या फिर क्वेश्चंस बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ, देखो, हु डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे? नहीं, देखो, पुरकिंजे ने टर्म दिया था। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने 1835 के अंदर प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर कर दिया था। पर इन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म नहीं बोला था, इन्होंने इसको बोला था सारकोड। इन्होंने क्या नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म का? सारकोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, हु गिव फर्स्ट द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म? ठीक है, अब ये पूछ रहा है, देखो, डुजार्डिन ने उसको डिस्कवर किया, क्या कहा? सारकोड कहा। फर्स्ट टर्म यानी कि शब्द प्रोटोप्लाज्म किसने बोला उसको? तो प्रोटोप्लाज्म बोला था पुरकिंजे ने। ये टर्म दी थी हमें 1839 के अंदर। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको साइटोप्लाज्म से, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो। इसलिए आप स्टार लगा के इन्हीं को नोट कीजिए। ठीक है, डिस्कवर किसने किया? डुजार्डिन ने। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो आपसे टर्म पूछता है तो पुरकिंजे ने 1839 के अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट्स और नोट करो।
JS हेक्सिले, इन्होंने 1868 के अंदर प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? डिफाइंड प्रोटोप्लाज्म इन द physical process of life, in the physical process of life। ठीक है, नोट किया, स्टार डाला। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्यू हर्टविग, इन्होंने 1892 के अंदर, कब? 1892 के अंदर हमें प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी थी। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी क्या है ये हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको ये पॉइंट्स इसलिए लिखवाए हैं कि आप रिलेट कर पाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको ये ना लगे कि वहां पर हमने कुछ और पढ़ा था, यहाँ कुछ और आ गया। ठीक है, तो क्यू हर्टविग ने 1892 में हमें प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी थी। ठीक है, जेएस हेक्सिले ने 1868 के अंदर प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ के फॉर्म में डिफाइन किया था। और डिस्कवर किसने किया था प्रोटोप्लाज्म? डुजार्डिन ने। क्या बोला था उन्होंने इसको? सारकोट। ठीक है, फिर पहली बार ये शब्द किसने प्रयोग किया, ये टर्म ही किसने दिया कि ये प्रोटोप्लाज्म है? तो ये दिया था पुरकिंजे ने 1839 के अंदर। अब देखो, मैंने आपको बोला कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जस्ट राइबोसोम्स होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम सेल ऑर्गेनल्स किस में मिलते हैं? मल्टी सेलुलर यानी कि यूकैरियोट। तो अब हम बात करेंगे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी, एक पिक्चर बनाऊंगी माइंड में, उसके बाद हम इसको डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, देखो पहले हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से स्ट्रक्चर बना के इसको समझेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखो यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का दूसरा नाम हमने किया था ना, कैरियोन। और न्यूक्लियस की स्टडी हम किस में करते हैं? कैरियोलॉजी में। ठीक है, तो न्यूक्लियस के नाम से ही बना है। अब यहाँ पे लिखा है यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जिनके अंदर हमारा ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब पुराना यानी कि परमिटिव, पहले का, प्रीमिटिव न्यूक्लियस। देखो पहले जो न्यूक्लियस होता था वो प्रोकैरियोटिक फॉर्म में होता था। अब तो इवोल्यूशन के बाद काफी सारे चेंजेस आए हैं और जो न्यूक्लियस है वो एक ट्रू न्यूक्लियस की फॉर्म में है। ठीक है, अब हम दोनों के बीच में सिंपल कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, तब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले ये देखो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूकैरियोटिक होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत कम होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक 0.1 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर तक ही होते हैं, बट इनका साइज देखो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है, बताओ? माइकोप्लाज्मा की।
वो क्या है, बैक्टीरिया है। साइज कितना है, 0.1 माइक्रोन से 0.23, 4 लगा लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग की, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट हमारा नेम से ही पता चल रहा है हमें कि इसके अंदर परमेटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसका न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो नेक न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस का मटेरियल तो होता है बट उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज absent, ठीक है। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहाँ पे तो अच्छा खासा न्यूक्लियस है हमारे पास, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस, देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस मटेरियल होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और जो मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा फिर, है ना। यहाँ तो साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है सब कुछ, है ना, एक ही सेल है उसी के अंदर सब कुछ है। तो न्यूक्लियस का जो पार्ट है डीएनए, वो ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है, नेक्ड डीएनए होता है, नेक्ड डीएनए, और सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म। यहां पे जो डीएनए होता है, हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था, यहां पे जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है विद इन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ओके। यहीं से एक पॉइंट और निकल के आता है, अब जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहां से होगा, है ना, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियोलस कहां से होगा भाई। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, अभी सभी सेल को प्रोटीन की तो जरूरत है ना अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और इसको तो है ही है क्योंकि ये तो वैसे भी यूनिसेलुलर है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, और यूकैरियोट के पास होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। अब ये 70S 80S क्या है अभी बताती हूँ, रुको थोड़ी देर, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो नहीं होते, जैसे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है। एक दो पॉइंट और बन सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, बट हम जब अब फर्दर इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे तब बना लेंगे, ठीक है। अभी ओवरव्यू के लिए इतना बहुत है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज बहुत कम होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट सेल। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। कैरियोट, एक चीज तो आपको पता चल गई कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सभी फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक फॉर
एग्जाम्पल बहुत स्मॉल साइज के होते हैं तो बैक्टीरिया, और क्या होता है इसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी देखो ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक। और क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम की या उसके स्ट्रक्चर की। तो मैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, बेसिकली जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, साथ के साथ बनाना है आपको, क्योंकि मैं कुछ चीजें साथ के साथ रब कर दूंगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो साथ के साथ बनाना है ये 3 मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन बाउंड। अब अकेला ही पूरे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इसको थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इसलिए ये 3 मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये जो होता है ये पार्ट सबसे बाहर, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्लेक्स, ठीक है। फिर होता है हमारी सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या फिर म्यूरिन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। साथ के साथ लिखना है, कुछ चीजें मैं मिटा दूंगी, ठीक है, और फिर समझ भी नहीं आएगा। और ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो ये जो ग्लाइकोप्लेक्स है ये 2 टाइप्स का होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड को हम बोलते हैं कैप्सूल और सॉफ्ट को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, यानी कि चिपचिपा होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में, आपने बुक में पढ़ा भी होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिर्फ नेम दे रखा है बुक में और कुछ नहीं बताया बैक्टीरिया। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फर्दर हम हमारे बैक्टीरिया पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है इस बैक्टीरिया के अंदर, मान लो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल होती है ये बहुत मोटी होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है और लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना, लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब हम इनको देखते हैं बैक्टीरिया को, तो हमें इनको देखने के लिए डाई करना पड़ता है, ठीक है, कुछ कलर देना पड़ता है तभी हमें ये दिखाई देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्लू कलर देते हैं, यानी कि इसको क्रिस्टल स्टेन करते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे एक ब्लूइश कलर आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक ब्लूइश कलर आ जाता है, ठीक है। और जब इसके ऊपर डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, ठीक है। जब इसके ऊपर हम स्टेन करते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो ये ब्लूइश कलर का हो जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हो जाता है, कलरलेस। तो कलरलेस को तो हम देख नहीं सकते,
अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पिंक कलर डालते हैं, सैफरन डालते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सैफरन डालते हैं जो कि पिंक कलर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा, पिंकिश कलर का हमें ये बैक्टीरिया दिखता है। और यहाँ पे तो डार्क कलर है ब्लू, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ब्लू कलर का, तो ये तो ब्लूइश ही रहता है और ये हमें पिंक कलर का दिखता है। अब देखो हम इतनी क्यों बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और पॉजिटिव बैक्टीरिया की। देखो जब हम अब यहाँ पे मेंटेन हो गया ये कलर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। अब जब हम इसको साफ करने के लिए, इस कलर को निकालने के लिए एसीटोन और अल्कोहल डालते हैं, एसीटोन या फिर अल्कोहल जब हम डालते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से तो ये कलर निकल जाता है, ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये मेंटेन रहता है, ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। और बेसिकली जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है यही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यही फीवर कॉज करते हैं, यही अदर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था, थोड़ा सा जानना था बस हमें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्चुअली है क्या। एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया गया था, तो अब आपको इसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, है ना। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे बैक्टीरिया की तरफ। ये भी मिटा दें, हमें जगह बहुत चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे, है ना, कुछ भी गंदा गंदा नहीं करना है। तो देखो हमने कहा कि प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो ऐसे ही पड़ा है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। ये क्या है हमारा नेक्ड डीएनए इन सर्कुलर फॉर्म, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, नोट करो इसको स्टार लगा के, सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, ऐसे ही पड़ा है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोपोर, ठीक है। अब देखो आपको पता है डीएनए से ही आरएनए बनता है, ऐसा ही हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, वहां पे जो आरएनए बनता है वो होता है आरएनए, बट यहाँ पे जो डीएनए से आरएनए बनेगा ये है हमारा एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। वहां पे जो राइबोसोम है, वहां पे जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, बट यहाँ पे सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है, तो राइबोसोम भी यहीं कहीं पड़े होंगे, है ना। इसके अंदर हमें राइबोसोम दिखेंगे कहीं कहीं पे, कहीं भी बना सकते हो आप। और जो ये हमारा डीएनए एमएमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिसोम। क्या बोलते हैं, पोलिसोम, ठीक है, नोट किया। डीएनए से आरएनए बना, यहाँ पे राइबोसोम बना, और जो प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कैसा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। कंपोजिशन अगर हम देखें तो 50S और 30S होती है, इसको 80S मत बोलना, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट के अंदर 80S कैसे होता है, 60S एंड 40S की कंपोजिशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। ये S क्या है, बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट, या फिर आप ये बोल सकते हैं सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या मैम क्या बोल रहे हो, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट? अरे सिंपल समझो, ये एक यूनिट है मास और डेंसिटी को मेजर करने के लिए, मास और डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो यानी कि यूकैरियोट के अंदर 80S राइबोसोम है, तो वहां पे जो राइबोसोम की डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, नोट कर लिया। ये क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। चलो और बात करते हैं। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
ध्यान से सुनो, साथ के साथ बनाओ, ठीक है, कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम, इसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे होते हैं। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो देखो फंक्शन क्या है मीसोसोम का? मीसोसोम का फंक्शन है, एक तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। अब छोटा सा सेल है, क्या क्या करे बेचारा, कोई तो हेल्प करेगा ना। तो मीसोसोम क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ मीसोसोम। और क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इसके पास, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप? देखो जो मीसोसोम होता है ना, मैं यहां पे बनाती हूं, यहाँ पे हमारा डीएनए पड़ा है, तो मीसोसोम क्या करेगा? क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। और बाइनरी फ्यूजन के टाइम पे देखो ये क्रोमोसोम, ये जो पार्ट है मीसोसोम का, ये इसको लेकर अलग हो जाता है। एक क्रोमोसोम यहां आ जाता है, एक क्रोमोसोम यहां आ जाता है, ठीक है। तो मीसोसोम क्या कर रहा है? बेसिकली रिप्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल। सब कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है, ये मत सोचना कि कहां से कर रहे हैं हम। डॉटर सेल, ठीक है, यानी कि ये डीएनए को सेपरेट करके डॉटर सेल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हो गया ये फंक्शन। और देखो और क्या करता है ये, अब कुछ बैक्टीरिया हमने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो जो क्लोरोफिल होता है वो भी हमारा मेसोसोम के ऊपर ही अटैच होता है और उसको हम बोलते हैं क्रोमैटोपोर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोपोर, ठीक है। क्लियर है? देखो मैं रब करूंगी, एक बार फिर से बताती हूँ। ये जो है ये है हमारा ग्लाइकोलस, ये दो तरह का होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड को हम कैप्सूल बोलते हैं, सॉफ्ट को हम स्लिम लाइन बोलते हैं, ठीक है। स्लिम लेयर भी बोल सकते हो, चिपचिपा होता है वो, ठीक है। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो पेप्टिडोग्लाइकोन और म्यूरिन की बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम उसको। नेक्ड डीएनए होता है, और यहाँ डीएनए से जो आरएनए बनता है वो कौन सा आरएनए होता है? एमआरएनए। नोट कर लो इसको अच्छे से स्टार लगा के। कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए, ठीक है। राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम। मेसोसोम हमने देख लिया, इसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है, और डॉटर सेल बनाने में हमारी हेल्प करता है। क्लोरोफिल भी इसके ऊपर ही होते हैं, जिनको हम क्रोमैटोपोर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना? इतनी तो उम्मीद है ना? चलो जी, ठीक है, बनाइए आप नोट्स, अच्छे से बनाइए, क्योंकि अगर ये हमें यहाँ समझ में आ गया तो फिर हम इसकी फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, इसलिए हम अच्छे से कर रहे हैं अभी इसको, ठीक है। अब देखो ये हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे ऐसे, कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं फिब्रिया। फिब्रिया फंक्शन में साथ में ही लिख दूंगी, अलग से नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो फिब्रिया है ना, ये क्या करता है? देखो बैक्टीरिया, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया पेट में इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है, कुछ लीवर में, कुछ कहीं कुछ कहीं। तो क्या है कि जो बैक्टीरिया है ना, जिसको जो जगह पसंद आती है वहां पर रुकने के लिए ये फिब्रिया हेल्प करता है। यानी कि फिब्रिया क्या करता है? चिपक जाता है उस जगह से, कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है, ठीक है। तो फिब्रिया क्या करता है? टू होल्ड, होल्ड करने में हेल्प करता है सरफेस को, टू होल्ड दी सरफेस, ठीक है।
ये फिब्रिया वहां पे जाके उस सरफेस पे जाके ऐसे चिपक जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया वहां पे चिपक जाता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, तो फिब्रिया हेल्प करता है टू होल्ड। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब अगर इसके पास तो न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ये डिवाइड कैसे होगा? ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो मान लो यहाँ पे एक अदर बैक्टीरिया आ जाता है, तो ये क्या करेगा, पिलाई की हेल्प से अपना डीएनए फेंक देगा। क्या किया इसने? पिलाई की हेल्प से अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में फेंक दिया। ये है पीलिया बोलो, पिलाई बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो डीएनए फेंक दिया, तो मेन काम क्या हुआ इसका? कंजक्शन। फंक्शन देखो यहां लिखो अच्छे से, ये क्या करता है, ट्रांसफर द डीएनए, ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द अदर बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल फेंक देता है। और भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ये भी क्या करती हैं, इसको मूव करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है। एक और मेन पार्ट रह गया इसका, ये देखो, इसके बिना तो बैक्टीरिया लगता ही नहीं है। ये बहुत लंबा सा क्या है हमारा, फ्लैजिला। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से फ्लैजिला के पार्ट दिए गए हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ये जो ग्लाइकोलस है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हुक, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, नाम क्या है इसका? फ्लैजिला। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? मूव करवाने में। ठीक है, बैक्टीरिया को मूव करवाने में ये हेल्प करता है, मूवेबिलिटी में ये हेल्प करता है। ठीक है, देखो हो गया क्या हमारा बैक्टीरिया, कुछ रहा तो नहीं। हाँ, एक चीज रह गई, इसके अंदर ना प्लाज्मिड होते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या है? देखो, प्लाज्मिड एक अलग डीएनए है, प्लाज्मिड एक अलग डीएनए है, मतलब इसके पास अपना कोई एक डीएनए होता है जो इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, समझो, मान लो कि प्लाज्मिड के पास कोई ऐसा एंटीबायोटिक पहले से ही है। ठीक है, और हम भी उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए वही एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो क्या हुआ? बैक्टीरिया नहीं मरेगा। किसकी वजह से? प्लाज्मिड की वजह से। अब ये प्लाज्मिड कैसे ट्रांसफर होता है? प्लाज्मिड में हम अपना जीन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हम फर्दर दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि प्लाज्मिड भी होता है इसके पास। ठीक है, कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस, ये तो इसका फेवरेट है। ठीक है, स्टार्च ऐसे ऐसे पड़ा होता है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में पड़ा है बेचारे के पास, सिंगल सेल है ना, तो सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ठीक है, और स्टार्च भी है। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या कहलाती हैं? इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, बाकी जो चीजें इसके अंदर बच गई वो क्या कहलाती हैं? हमारी इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो ये था हमारा बैक्टीरिया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट नोट करवाया आपको। ऐसा देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, फिर से बताओ, ओवरव्यू दो। 3 लेयर्ड होती है, ग्लाइकोलस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्ड डीएनए होता है जो कि एमआरएनए बनाता है, राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, मेसोसोम होता है, मेसोसोम सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं।
क्रोमेटोफोर होता है, ठीक है। पिलाई क्या करता है, डीएनए का कंजक्शन कर, यानी कि ट्रांसफर कर देता है दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अपने जैसा कुछ और, अपने जैसा बनाना तो है ना उसको, इससे तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो पिलाई की हेल्प से वो क्या करता है, फेंक देता है अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिब्रिया, ये देखो ये बना है फिब्रिया, ये क्या करेगा, जहां बैक्टीरिया का मन करेगा, जो जगह इसको अच्छी लगती है, जिस भी बैक्टीरिया को, फिब्रिया की हेल्प से वो वहां जाके चिपक जाएगा। ये है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं, ये है बेसल बॉडी, ये है हुक, और ये जो बाकी का पार्ट है ये है फिलामेंट। फ्लैजिला क्या करता है, बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो इसके अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, फॉस्फोरस, मिनरल्स वगैरह पड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजन बॉडी, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीजें पड़ी हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोजन बॉडी, ठीक है। आई होप ये प्रोकैरियोटिक आपको क्लियर है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे बाल से इनको क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोट। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब चैप्टर्स के लिए, ठीक है। ये बेसिक है, इसको समझना जरूरी है, और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।